So what we learn, try to understand assets and the types of assets. उसमें मैंने दो assets के type बोल लेते हैं. एक मैंने बोला था फिक्स असेट्स जिनको नॉन करंट असेट बोला जाता है या करंट असेट्स, राइट ना. फिक्स असेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन द नेचर. एक बार परचेस करोगे तो दे विल बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर. लॉन्ग टर्म के लिए जो असेट्स परचेस करते हो ना उनको फिक्स असेट बोलते हैं. लाइक अगेन फिक्स असेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, प्रीमाइसेस एक्सेट्रा. इंटेंजिबल में आएगा गुडविल, नेम ऑफ द बिजनेस दैट इज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा. सो दे आर द असेट्स. दे हेल्प यू टू जनरेट द इनकम, दे हेल्प यू टू जनरेट द रेवेन्यू. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. सो फिक्स असेट्स आर परचेज बाय द बिजनेस, acquired by the business, so that business will be using it for more than 12 months. बिजनेस करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट दैट वी कैन नॉट डू द बिजनेस. देन दूसरे द करंट असेट्स. करंट असेट्स आर द कैश, बैंक बैलेंस और इक्विवेलेंट टू देम, मींस which can be easily converted into cash. Like inventory example can be easily converted into cash, right? You can sell them and you can get the cash. Debtors, the buyers to whom we have sold goods on credit and they have to pay us. So debtors are easily converted into cash. वो हमें cash देंगे, right? There are a like bills receivable, prepaid expense. अभी तक मैंने bills और prepaid expense के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है, but just for your example purpose, they are current assets. Current assets 12 months के भीतर cash में convert होता है, and non-current assets do not get converted into cash, right, within 12 months. आगे फिर हमने देखा था liabilities. मैंने बोला liabilities are financial obligation of the business. Liabilities are the financial obligation, the amount that is to be paid by the business for the transactions already incurred. ऐसे उन्होंने transactions किए हैं and because of that they have to pay to someone. That amount is called as, right, liabilities. Assets मतलब to receive money, liabilities मतलब to pay the money. किसी को हमें pay करना है, for us that is a liability. So when you purchase the car, example, ठीक है, we purchase the car. Purchase the car, right? ठीक है, purchase a car for rupees, car of rupees 8 lakhs, making down payment of rupees 8 lakhs में से डाउन पेमेंट क्या है, 2 lakhs. When you purchase something you have to make something payment right now, that is down payment. Down payment मतलब तुरंत जो पे करना होता है, right? And balance is paid by taking a loan. Now this is a transaction. You have purchased an asset. So आपने 8 लाख की कार परचेस की है. कार is your fixed asset. Vehicle is a fixed asset. Fixed asset, because car will be used for more than 12 months. It is an asset, it is your right, it is the things, the property owned by you, it is a right, it is an asset, and that asset gives you benefit more than 12 months. कार के लिए जनरली 8, 9, 10 years रहेगी. So it is your fixed asset. आपको फ्री में तो assets नहीं मिलते, आपको पेमेंट करना होगा. Out of 8 lakhs,
आई विल से कार इंक्रीज हो गया, आपके पास कार आ गई, फिक्स असेट्स इंक्रीज हो गए. यू डिडंट हैड कार, नाउ यू गॉट द कार, तो फिक्स असेट्स इंक्रीज हो गया आपके. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू पे. आपने बैंक बैलेंस चेक इशू किया होगा या आपने कैश दी होगी. कैश एंड बैंक आर करंट असेट्स. असेट असेट है, करंट हो या फिक्स्ड हो, असेट इज असेट. समझ में आ रहा है? सपोज आपके पास पहले 5 लाख थे और फिर आपने 2 लाख को परचेस करने के लिए दिया, तो आपके पास कितने कैश हो गए? 3 लाख हो गए. 5 लाख तो 2 लाख आपने दिए. सो व्हेन यू मेक द पेमेंट योर कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया. 8 लाख की असेट इंक्रीज हो गई, 8 लाख की असेट इंक्रीज हो गई, 2 लाख की असेट कम हो गई. एक कार असेट इंक्रीज हो गई 8 लाख की. यू गॉट ए कार ऑफ 8 lakhs. फॉर दैट पर्पज यू हैव टू पे ₹2 lakhs इन कैश. आपने 2 लाख की कैश दे दी, तो कैश 2 लाख से कम हो गया आपके पास. पहले जितनी होगी, सपोज पहले 5 लाख थे, फिर आपने 2 लाख पेड किया, तो आपके पास कैश अब आपके जेब में कितनी रहेगी? 3 लाख की. रिमेनिंग 6 lakhs बैंक लोन. बैंक लोन 6 lakhs, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. जैसे जैसे हम ईएमआई पे करेंगे वैसे ईएमआई इंक्लूड्स इंटरेस्ट. बैंक लोन इज योर लायबिलिटी. आपकी लायबिलिटी बन गई. कितने की लायबिलिटी बन गई? 6 lakhs की. सो उस लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एक्सपेंस होता है. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. सो आपको 6 lakhs पे करने हैं. किसको करने? डीलर को नहीं पे करने, बैंक को पे करने. डीलर को बैंक ने हमारी तरफ से पेड किया. मैं हूं डीलर हूं और बीच में बैंक है. 8 लाख डीलर को देने, उसमें से मैंने खुद 2 लाख उसको दिए मेरे जेब में से. मतलब हमारे बिजनेस ने 2 lakhs दिए, अभी भी 6 लाख देने, वो बैंक ने हमारे लिए दिए, जो हम बाद में बैंक को पे करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 6 lakhs विल बी कॉल्ड एज लायबिलिटी. 8 lakhs की लायबिलिटी नहीं है. 8 lakhs पे करना था, उसमें से 2 लाख यू पेड, तो अभी कितना पे करना बाकी? 6 lakhs. तो 6 lakhs इज योर लायबिलिटी. लोन टेकन इज योर लायबिलिटी. मैंने पहले कभी एक सेंटेंस यूज किया था, योर असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज. Assets are equal to liabilities. Your car increased by, car is asset, increased by 8 lakhs. Your cash decreased by 2 lakhs. Therefore, your overall assets increased by 6 lakhs. कार 8 lakhs की आ गई, 2 लाख की कैश चली गई, तो योर नेट असेट्स अगर आप देखोगे, असेट्स आर इंक्रीज बाय 6 lakhs. योर लोन, लायबिलिटीज लोन, पहले लोन नहीं था आपके पास, नाउ यू टुक द लोन ऑफ 6 lakhs. लोन इंक्रीज्ड by 6 lakhs. So because of this transaction, your liabilities increased by 6 lakhs, assets are also increased by 6 lakh, they are equal. और हमें इंक्रीज डिक्रीज समझना है. मैं जो अकाउंटिंग की बात करता हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज. जब हमने कार परचेस की, हमारे पास कार एसेट इंक्रीज हो गई. हमने कैश दी तो कैश एसेट डिक्रीज हो गई. हमने लोन लिया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. लोन रिपेड किया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई. व्हेन यू पे द लायबिलिटीज, लायबिलिटी नहीं रहेंगे. सिंपल है. ठीक है. सो ऐसा थोड़ा सोचना, धीरे धीरे स्टार्ट करो आगे. ठीक है. देन नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट. क्लियर है यहां तक? सो इवन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. जैसे असेट 2 टाइप्स के थे, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट, या नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट. फिक्स असेट को टेक्निकली दे डोंट कॉल फिक्स असेट नाउ, दे कॉल नॉन करंट असेट. सिमिलरली लायबिलिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स. लायबिलिटीज, या मैं ऐसे लिखता हूं, liability towards source of the liability, liability towards owners, internal liability.
इंटरनल लायबिलिटी। दूसरी होती है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, जिनको बोला जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स is an internal liability. Liability towards other than owners, बिजनेस के ओनर के सिवा लाइबिलिटी इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब हमें पे करना है। एग्जांपल, आपने आपके फ्रेंड से पैसे लिए उधारी पे, आप उसको बोलते हो अभी मेरे पास पॉकेट मनी नहीं है, मैं तुझे मंथ के एंड में पे करता हूँ। इट्स योर लाइबिलिटी, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे टू हिम। अगर आपने उससे लिया तो चुकाना पड़ेगा आपको, इट्स योर लाइबिलिटी। आपने आपके फ्रेंड को पैसे दिए, आपका फ्रेंड आपको बोलता है 5,000 देना, मैं आप मंथ एंड में पे करूंगा। यू गिवन, इट इज योर एसेट। अगर किसी से लोगे तो लाइबिलिटी बनेगी, किसी को दोगे तो असेट बनेगी, बिकॉज आपको रिटर्न मिलेंगे पैसे। समझ में आ रहा है? आपने कैंटीन में खाना खाया, आप उसको बोलते हैं भैया मैं 2 दिन के बाद पेमेंट करूंगी या करूंगा, एज द केस में भी, इट हैज जनरेटेड योर लाइबिलिटी। आपको पे करना है। अगर आपने खाना नहीं खाया होता तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, या आपने खाना खाया होता और तुरंत कैश दी होती उसको, तो लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज आपको उसको कुछ नहीं पे करना। आपने खाना खाया बट पेमेंट करना बाकी है, इसलिए लाइबिलिटी बनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने 3 केसेस दिए। आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया होता, मतलब आप वहां पे जाके खाना ही नहीं खाते, तो लाइबिलिटी बनने का कोई सवाल ही नहीं था। आपने ट्रांजैक्शन किया बट पेमेंट भी कर दिया, सो दैट वोंट जनरेट लाइबिलिटी। कैश जाएगी आपको, आपने कैश दी उसको, तो वो कल जाके बोलता है पैसे, तो आप बोलेगे कहा के, मैंने तो कल पेमेंट किया था। नहीं, आपने ट्रांजैक्शन किया बट सेटलमेंट नहीं किया, यू आर नॉट पेड, तब लाइबिलिटी बनती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो और लाइबिलिटी जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में बनेगी। आगे परचेस सेल के केस में इंटरनल लाइबिलिटी लिख लेना, लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर्स ऑफ द बिजनेस, टुवर्ड्स owners of a business, that is capital। ठीक है, always remember capital is liability of the business। why? ओनर ने जो भांडवल दिया है, ओनर ने जो पैसे डाले बिजनेस में, ओनर हैज इन्वेस्टेड 10 lakhs इनटू बिजनेस। जब बिजनेस बंद होगा, बिजनेस हैज टू गिव इट बैक टू ओनर। ओनर ने जो बिजनेस को पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, ओनर हैज गिवन मनी, दैट मनी इज टू बी रीपेड टू बिजनेस मैन, ओनर, whenever business shut downs, whenever business close downs। so ये liability होती है। capital is a liability of the business, very very important। हमने उससे पैसे लिए हैं, फ्री में नहीं लिए, हमें उसको देने पड़ेंगे कभी ना कभी। that is the right your liability and it is towards your owner, it is right internal liability। and दूसरा, this is long term liability। why long term liability? because कैपिटल जो ओनर देता है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो लाइबिलिटी चलेगी, जब बिजनेस बंद होगा तब पी के जाएगी। ये सबसे लॉन्ग टर्म होती है। सो लिख लेना, दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट, करंट मीन्स 12 months। if it is more than 12 months it is non current, non current or long term liability। liability, external liabilities are liability of business towards third parties, liability of business towards third parties।
some liabilities are non-current or long term. Some liabilities are non-current or long term, and some liabilities are current or short term. मैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी समझा रहा हूं, सिंपल है, बाद में इतना इन डिटेल चाहिए क्या? देखो, मैं आपको बोलता हूं, हम पूरे साल यही करेंगे तो अपने आप आपको याद रह जाएगा, बट initially it may seem difficult, it may seem like you don't know anything, and that is bound to happen. Trust me, first 6 months will be very challenging, first term will be challenging because you are learning this for the very first time, but the second term will be very interesting. Reason? Because by that time you will understand ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं. Try to understand. आगे. So liability of business towards third parties is called as external liability. Owner, देखो, business has to pay to owner, that is a capital. Owner has given capital, वो कभी ना कभी रिपे करना है. कब रिपे करना था? जब बिजनेस बंद होता है तब, उसके पहले नहीं. तो दैट लाइबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म इन द नेचर, वो सालों साल चलेगी. जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो लाइबिलिटी चलेगी. एंड ओनर के सिवा अगर हमें किसी को पे करना है, दैट पर्सन, दैट इंस्टीट्यूशन, दैट बिजनेस, दैट फर्म, कंपनी, एज द केस में बी, और इवन गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं, बराबर ना? तो अगर ऐसे है, दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी. Liability of the business towards third parties, that is other than party owner, that is other than owner. Other than owner. So non-current or long-term liability लिख लेना, right? These are liabilities. Even ये भी. What do you mean by non-current? Liabilities to be repaid after 12 months. To be repaid. After 12 months. Liabilities which are to be paid after 12 months. एक साल से बाद अगर जो पे करना है उसको लॉन्ग टर्म. देखो, अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ्स, ईयर. ईयर के भीतर की चीजों को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं. ईयर से अगर ज्यादा साल उनकी लाइफ है तो उनको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स में. एंड सिमिलरली यहां पे देखो, लाइबिलिटीज टू बी रिपेड आफ्टर और विद इन 12 मंथ्स. विद इन 12 मंथ्स इसमें आता है कैपिटल. नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है कैपिटल, जो इसके हिसाब से इंटरनल लाइबिलिटी है. कैपिटल, बैंक लोन, आप बैंक से लोन लेते हो 3 years 4 years 5 years, टर्म्स लोन, बैंक टर्म लोन्स. टर्म लोन मतलब टर्म होती है 2 years 5 years 10 years लाइक दैट. टर्म लोन्स, लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक. ठीक है. देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में या करंट लाइबिलिटी में जो 12 मंथ के भीतर पे करनी. एक एग्जांपल, या क्रेडिटर्स आर योर लाइबिलिटीज. क्यों? बिकॉज हमें उनको पे करना है. डेटर्स असेट होते हैं बिकॉज उनसे पैसे लेने हैं. क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होते हैं बिकॉज उनको पैसे देने हैं. देना है आपको, पेएबल है वो अमाउंट. एनी पेएबल इज अ लाइबिलिटी, एनी रिसीवेबल इज असेट. क्रेडिटर्स आर पेएबल्स, पे करना है, राइट? देन बैंक ओवरड्राफ्ट.
इफ यू हैव ओवरड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, आपने बैंक से ज्यादा पैसे उठाए, आपके बैंक में 10 लाख रुपए, कितना पैसा है बैंक में आपका? 10 लाख। जो बिजनेस का अकाउंट होता है, जैसे हमारा अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है बैंक में, इंडिविजुअल तुम्हारा मेरा जो अकाउंट रहेगा वो सेविंग्स अकाउंट है, वैसे हमारे बिजनेस का जो अकाउंट रहेगा ना वो करंट अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? करंट। सो करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है, क्या? हमारा कितना बैलेंस है? 10 लाख। हमारा बैलेंस कितना है? 10 लाख। एंड मैंने विड्रॉ किए 14 लाख। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। जितना मेरा है उससे ज्यादा मैं निकाल सकता हूं। मेरा 10 लाख है उधर, 10 लाख तो 10 लाख लिखूंगा, उससे ज्यादा मैंने 4 लाख निकाले। टोटल आई हैव ड्रॉन, टेकन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन 14 lakhs। मैंने टोटल कितने विड्रॉ किए? 14 lakhs। सो उसमें से 4 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, कभी ना कभी बैंक को देना पड़ेगा। यस, ऐसे मैंने बैंक से लोन उठाया, काइंड ऑफ थिंग, कि 4 लाख मुझे एक्स्ट्रा दे दो, मेरे 10 लाख है आपके पास, मैंने डिपॉजिट करके रखे 10 लाख, आप मुझे 14 लाख दे दो, 10 लाख तो मेरे इसमें से, 4 लाख आपसे ले रहा हूं। इट इज टू बी रीपेड इन द विद इन 12 months। इसलिए ओवरड्राफ्ट उसको बोलते हैं, यू आर ओवर ड्रॉन द अकाउंट। आपका अकाउंट का बैलेंस 10 लाख था, आपने ओवरड्रॉ किया है, ओवर विड्रॉ किया है, 10 लाख से ज्यादा विड्रॉ किया है, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन। ठीक है। देन बिल्स पेएबल, अब फिर भी मैं अब भी बोलूंगा, I will not write bills payable is a concept of the 12th, not the 11th, but it is a payable। ये लाइबिलिटी रहेगी आगे। बिल्स पेएबल, देन एक्सपेंसेस पेएबल, लाइक सैलरी पेएबल। किसी ने आपके पास काम किया 2-3 मंथ से, आपने उसकी सैलरी पेड नहीं की, आप बोलते हो उसको बाद में पे करेंगे, दैट सैलरी पेएबल इज लाइबिलिटी। अगर आप पे नहीं करोगे आपको कोर्ट में लेके जाएगा। ठीक है, he has a right because he has worked for you and it's your liability to pay। टैक्स पेएबल, टैक्स आपको विद इन 12 months पे करना होता है, बराबर ना? सो टैक्स पेएबल। देन दूसरा एग्जांपल, वेजेस पेएबल। हमारे इधर वर्कर्स आते हैं, हम उनको वेजेस देते हैं। वेजेस एंड सैलरी में फर्क क्या होता है? सैलरी प्रोफेशनल्स को दी जाती है और हमारे परमानेंट लोग रहते हैं वो सैलरी वाले। वेजेस जो परमानेंट नहीं होते, जैसे जरूरत है वैसे लेंगे। लाइक शुगर फैक्ट्रीज पूरे साल तो ओपन नहीं रहती, 3-4 मंथ जो काम चलता है तब वो लेबर्स को हायर करते हैं, बाकी साल नहीं। सो दे आर द लेबरर्स, लेबर को वेजेस मिलते हैं। सो वो वेजेस आपको पे करने बाकी है, दैट इज पेएबल लाइबिलिटी। सो एनी एक्सपेंस पेएबल, एनी एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी लाइबिलिटी टू बी पेड विद इन 12 months। ध्यान देना, ये क्राइटेरिया है। This is 12 months and this is after 12 months। Today we are here। ठीक है, this is end of the year। हमें क्लासिफिकेशन कब करना होता है? क्या लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, असेट्स करंट है या नॉन करंट है, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें वो क्लासिफिकेशन करना होता है। अकाउंटिंग करते टाइम नहीं क्लासिफिकेशन करना है, प्रेजेंटेशन करते टाइम क्लासिफिकेशन करना होता है। कि देखो अकाउंटिंग करते हम कभी नहीं सोचते वो करंट है या नॉन करंट है, राइट? कभी नहीं सोचते, हम खाली बोलते हैं असेट है लाइबिलिटी है। बट जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एट द एंड, तब हम उसको क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब दैट इज ऑन 31st मार्च। हमारा ईयर कब खत्म होता है? 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उन असेट्स को दो में डिवाइड करना है, करंट एंड नॉन करंट, एंड लाइबिलिटीज को दो में डिवाइड करना है, करंट एंड नॉन करंट। सो असेट्स
within 12 months will get converted into cash within 12 months और after 12 months. अगर within 12 months है हम उनको करंट बोलते हैं, एंड आफ्टर रहेंगे तो हम उनको नॉन करंट या लॉन्ग टर्म बोलेंगे या फिक्स असेट बोलेंगे, नॉन करंट. सिमिलरली लाइबिलिटीज भी, वो लाइबिलिटी जो हमें 12 मंथ्स के भीतर पे करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, उनको हम बोलेंगे करंट एंड बाकी लोगों को हम बोलेंगे नॉन करंट. डायग्राम निकाल लेना. अकाउंटिंग करते टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोलता हूं, whenever you do the accounting, always remember, right, it never makes sense, right, whether it is a current or non current. अकाउंटिंग करते टाइम मैं बोल रहा हूं आपको, पूरा 11th होने तक मैं आपको पूछूंगा भी नहीं वो करंट है या नॉन करंट है. लास्ट चैप्टर में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन, तब मैं पूछूंगा ये करंट है या नॉन करंट है. प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, अकाउंटिंग के लिए नहीं. इफ बिजनेस स्टॉप्स बिफोर 12 मंथ्स, सो ओके, बिजनेस स्टॉप्स, देखो यू हैव, देयर इज अ कांसेप्ट, गोइंग कंसर्न कांसेप्ट. गोइंग कंसर्न मींस बिजनेस एंटिटी कंसर्न, ठीक है. जनरली वी एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स. जब भी अकाउंटिंग की जाती है ना, देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. One is going concern. We always assume, accountant while doing the accounting always assumes business will continue for foreseeable future. Word मैं बहुत technical use कर रहा हूँ. These words are from the accounting standards. Foreseeable future मतलब we assume that business will continue for long run. Try to understand. हमें लगता है जब बिजनेस बंद होगा मैडम, business will stop before 12 months, so everything is a current. There is no non-current concept. All assets are current, all liabilities are current. लिख लेना चाहिए. तो if it is expected that business will be shut down before 12 months from the end of the year. Because हम एक क्लासिफिकेशन कब करते हैं? 31st मार्च को करते हैं. Before 12 months from end of the year. Then the business is no longer a going concern. Is no longer a going concern. गोइंग कंसर्न मतलब वो बिजनेस जो 12 मंथ से ज्यादा चलेगा. एग्जाम्पल में बोलता हूं, सपोज इट इज एक्सपेक्टेड दैट ए बिजनेस विल शट डाउन विद इन 12 मंथ्स. इट इज एक्सपेक्ट 12 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगा. इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न. गोइंग मतलब तो चलेगी, सालों साल चलेगा, उसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं. बट लाइक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन 31st मार्च पे, लॉकडाउन कब लगा? लाइक 22nd मार्च, राइट. 31st मार्च पे ईयर खत्म हो रहा है, इसके अकाउंट्स फाइनल होने में जनरली सितंबर एंड हो जाता है. सितंबर एंड तक अकाउंट्स इस साल के कंप्लीट करते हैं हम लोग. वो अभी इतना नहीं समझेगा आपको, बट समझ लेना, एक इनकम टैक्स वालों ने डेट दी है कि इस ईयर के अकाउंट्स आपको सितंबर तक खत्म करने. आपने एग्जाम दी कि तो नेक्स्ट डे रिजल्ट नहीं लगता, रिजल्ट लगने को टाइम लगता है ना. आपकी एग्जाम यहां तक थी, 31st मार्च तक बिजनेस की एग्जाम थी सपोज.
उसका रिजल्ट लगेगा सितंबर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका रिजल्ट कब लगेगा? सितंबर में। बट तब तक आपकी नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देते वो लोग, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देते नेक्स्ट स्टैंडर्ड, बोलते रिजल्ट होल्ड पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करो। एग्जांपल, आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, बट ये ईयर फाइनल होना बाकी रहता है, उसकी डेट है सितंबर। तो अभी हमें लग रहा है, अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है कल से, सो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट टू फाइनलाइज। अभी हम ध्यान देना, इधर देखो, ये मैं ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो 11th में राइट कोई बोलता नहीं। अभी हम कौन से ईयर में? अभी हम 2021 में। ईयर कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 20 को। कब खत्म होने वाला है? 31 मार्च 21 को। वी आर इन द अकाउंटिंग ईयर 2021 और अभी हम मिड ऑफ द ईयर में, ऑलमोस्ट सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ में हम, ये जो पहले का कौन सा ईयर होगा? 1920। कौन सा अकाउंटिंग ईयर रहेगा? अकाउंटिंग ईयर कौन सा रहेगा? 1920। सो आज हम दो काम कर रहे हैं। आज अकाउंटेंट्स आर डूइंग टू वर्क। वन, रूटीन अकाउंटिंग ऑफ 2021 ट्रांजैक्शंस। 2021 के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना अभी डेली बेसिस पे, उसको रिकॉर्ड करना। एंड दूसरा काम जो प्रीवियस ईयर है, कौन सा ईयर है? 1 अप्रैल 19 1 अप्रैल 19 से 1 अप्रैल 20 या 31 मार्च 20, इस ईयर के अकाउंट्स फाइनल करना। सितंबर तक अकाउंटेंट बहुत बिजी रहते, सितंबर तक। रीजन, क्योंकि उनके पास दो काम होते हैं, एक तो करंट जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं 2021 के, वो रिकॉर्ड करना, और जो प्रीवियस ईयर हुआ है उसको फाइनल करना। लाइक एग्जांपल, आपके एग्जाम होगी 31 मार्च को, और आपके टीचर नेक्स्ट ईयर का सिखाना स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर के रिजल्ट भी फाइनल करना स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो उनके पास उस पीरियड में दो काम रहेंगे, करंट ईयर एट द सेम टाइम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। सो रिजल्ट लगेगा 30 सितंबर को, ऐसे पकड़ के चलो। ईयर खत्म हो गया, 31 मार्च को रिजल्ट लगेगा। सो आज आपको लग रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट देखो ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होते हैं आपको अकाउंट फाइनल करने के लिए। एंड दैट डेडलाइन इज गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किसके हिसाब से डेडलाइन है? इनकम टैक्स। ध्यान देना। सो एवरीवन हैज टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स, फाइनलाइज द अकाउंट्स। चीज प्रीवियस ईयर फाइनल करने की डेडलाइन होती है 6 मंथ्स अहेड, ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर। वंस यू स्टार्ट आर्टिकलशिप, सीए करना चाहते हो अगर आर्टिकलशिप, तो आपके लिए ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बहुत काम रहता है, बहुत बिजी रहते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स पीरियड। ये सबसे बिजी पीरियड रहता है अप्रैल से सितंबर। फिर सितंबर के बाद थोड़ा मार्च तक नॉर्मल हो जाता है, खाली उसी ईयर का काम चालू रहता है, पहला ईयर फाइनल हो जाता है। फिर 1 अप्रैल से काम बढ़ जाता है, पहले का भी कंप्लीट करना है, फाइनल करना है, और वो ईयर भी। तो इस पीरियड में डबल काम रहता है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो 30 सितंबर तक हमें लग रहा है यार ये लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद होने वाला है, चलने वाला नहीं। दिस इज रियलिटी। वी आर इनटू रिसेशन, वी आर इनटू रिसेशन। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है रिसेशन मतलब वर्स्ट फेज ऑफ द इकोनॉमी। 24% निगेटिव इकोनॉमी हमारी, हमारा ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज्ड। सपोज 100 इज द ग्रोथ रेट, पहले हम 105, 107, 108 ऐसे रेट पे, मतलब 100 अगर है हमारा बेस, 8% एक्स्ट्रा मतलब 108, 5% एक्स्ट्रा मतलब 105, ऐसे हमारी ग्रोथ थी। टुडे इट इज 25% लेस, मतलब 74 रुपीज का ही ग्रोथ है, मतलब डिक्रीज हो रहा है हमारा। we are into worst phase। obviously लॉकडाउन की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी इज एट लोएस्ट, और उसमें सबसे गंदा इंडिया का परफॉर्मेंस है। ऑल इकोनॉमीज एक्सेप्ट चाइना, ऑल इकोनॉमीज, यस, जीडीपी वेंट माइनस, वही मैं बोल रहा हूँ। ग्रोथ इज इको में हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ये बिजनेस ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। इको इज इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू सी द हाईएस्ट पोस्ट, they are economists,
बिकॉज इकोनॉमिक्स फॉर्म्स द पॉलिसीज, यू विल लर्न इन द इकोनॉमिक्स. लोगों को लगता है थ्योरी कर लेंगे, बट वैसे नहीं है, वो कंसेप्चुअल है हर चीज. सो जीडीपी इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड, नेगेटिव है. एंड इन हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव आज से नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से नहीं है. 2019 से द इकोनॉमी इज गेटिंग स्लो डाउन, इकोनॉमी इज गेटिंग स्लो डाउन 19 से. ऑब्वियसली द गवर्नमेंट डू नॉट राइट एक्सेप्ट एनी गवर्नमेंट, लेट इट बी बीजेपी है अभी, मे बी पहले कांग्रेस थी, तो दे डोंट एक्सेप्ट कि इकोनॉमी बुरी है या चल रही है. बट एज ए स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड यार, यू शुड बी इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड द फिगर्स. हमें मोदी जी ने बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है बुरी चल रही है. हमें पढ़ के समझ में आना चाहिए ना कि ग्रोथ रेट क्या है, पहले ग्रोथ रेट क्या था, आज ग्रोथ रेट क्या है. एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आपको 90% पहले मिलते थे, बाद में 70% मिल रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ है, ये आपको कॉमन सेंस है. हमें किसी और की क्या, हम व्हाट्सएप पे थोड़ी पढ़ेंगे कि अच्छी चल रही बुरी चल रही है. हमें फिगर्स दे दो, उससे हम इंटरप्रेट करेंगे. वी हैव गॉट द ब्रेन. आर यू गेटिंग? में नहीं एनडीटीवी वाले बोल रहे बुरा बुरा चल रहा है और रिपब्लिक वाले बोल रहे बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है. उन दोनों की मत सुनो. यू हैव ब्रेन, यूज योर ब्रेन एंड देन डिसाइड. यू आप कॉमर्स फील्ड में हो, मतलब सबसे बेस्ट फील्ड में हो, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग. ये सबसे प्रैक्टिकल थिंग है. वॉट एवर यू लर्न, राइट, यू हैव टू डेवलप द स्किल. हाँ लर्न करोगे, बट स्किल डेवलप बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जब हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे आपका रिजल्ट आता है वैसे, या परसेंटेज आता है विच टॉक्स अबाउट योर एफर्ट्स, रिजल्ट, वैसे इकोनॉमी का रिजल्ट जीडीपी देता है. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. जीडीपी नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. हमें हर पॉलिटिशियन जीडीपी बोलता है, दे मिसलीड अस. जीडीपी इज नॉट ए करेक्ट barometer to measure the economic growth. It is NNP, net national product. I guarantee you, including prime minister, no one will understand NNP क्या है. हाँ आरबीआई ऑफिशियल्स विल अंडरस्टैंड. जो ऑफिशियल्स की बात अलग, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात अलग कर रहा हूँ, या मैं आपको नेता लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. नो वन विल नो द एनएनपी. हाँ इफ यू आस्क मनमोहन सिंह, he will tell you because he was hardcore economist. If you ask Chidambaram, he will understand NP. Obviously better than Sitaraman. Obviously. Modi will give efforts to understand. He is that kind of guy. वो सीखेगा suppose. But, right, सीतारामन को कुछ नहीं पता होगा, ये भी रियलिटी इंडिया में. So उसको पूछा है कि इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन चल रही है, बोले इट इज एक्ट ऑफ द गॉड. मतलब उनके आंसर ऐसे होते हैं कि जो लॉजिक से बाहर, छोटे बच्चे जैसे आंसर देते हैं ना, उससे भी बुरे आंसर उनके होते हैं, because she doesn't understand anything. That is the reality. So Sitaraman is the finance minister, ठीक है. Then so मैं क्या बोल रहा था ध्यान देना, तो जीडीपी एक्चुअली उससे बेटर होता है एनएनपी, बट नो वन टॉक्स अबाउट एनएनपी, मगर लोगों को एनएनपी पता ही नहीं है. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है. देन सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, ये जो है ना, तो अभी हमें लग रहा है इस पीरियड में 6 मंथ्स में, इस पीरियड में हमें लग रहा है, हम कौन से ईयर का अकाउंट फाइनल करें, प्रीवियस ईयर का. हमें लग रहा है यार बिजनेस 12 मंथ से ज्यादा नहीं चलेगा, बंद ही करना पड़ेगा. तो इन दैट केस जब हम अकाउंट फाइनल कर रहे हैं इस पीरियड के, तब हम उसको सब असेट्स एंड सब लायबिलिटीज को हम क्या दिखाएंगे, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. तो लिख लेना, राइट, बिजनेस इज सेड टू बी नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न and therefore all assets and liabilities are current in the nature. This is a good question. मानसी ने जो पूछा था, really good question. This is one of the conceptual question. होता है ना कभी कभी businesses, right, businesses may not continue for more than 12 months. Reliance Capital is in that situation. It is expected that it will not continue for more than 12 months. Actually, the government should take action, but government never takes action against Ambani's, and they cannot take.
नेवर नहीं, दे कैनॉट टेक. सो दे कैनॉट टेक, कोई भी हो, दे कैनॉट टेक. आज ये आर्टिकल आया इकोनॉमिक टाइम्स, पढ़ो अगर आप पढ़ते हो तो, रिलेटेड टू दिस, रिलायंस कैपिटल पे. दे आर ऑन ए वर्ज ऑफ गेटिंग लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड मतलब बंद होने पे, बट स्टिल नो वन इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम बिकॉज इट अंबानी इज इन्वॉल्वड है उसमें. सो समटाइम्स इवन आई डाउट द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट. सच थिंग्स अगर कोई दूसरा होता तो उसको पकड़ते, बट अंबानी से तो नहीं पकड़ेंगे. सो समटाइम्स राइट, कोई ऐसी चीजें होती ना जिससे हमें राइट, समटाइम्स इट क्रिएट्स डाउट इन आवर माइंड अबाउट द इंटेंशंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. आज का ही है, पढ़ लेना इकोनॉमिक टाइम्स में, आज के ही पेपर में. सो सुबह सुबह मैं पढ़ता हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. देन अगर आपका बिजनेस 12 मंथ से ज्यादा चलेगा, लिख लेना आगे. हाँ, इफ नेक्स्ट पॉइंट, it is expected that if it is expected that business will continue for more than 12 months, right, from the end of the year. हम ये सब कब डिसाइड करते हैं? एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, फाइनल करते टाइम. बट वो फाइनलाइजेशन एग्जैक्टली 31 मार्च पे नहीं होता है, उसके बाद वो काम चालू रहता है. 31 मार्च होने के बाद वो काम एक्चुअली चालू होता है फाइनलाइजेशन का. आपके एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का काम चालू होता है, रिजल्ट बनाने का. सिमिलरली अकाउंट्स ईयर खत्म होने के बाद उस ईयर को कंप्लीट करना, सब चीजें कंप्लीट करना, उसको ठीक से प्रेजेंट करना, उसका रिजल्ट लगाना वगैरह, वो बाद में होगा फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर. इट इज अ स्टैंडर्ड एजम्पशन. ये हमेशा हम एज्यूम करके चलते कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स. ये बाय डिफॉल्ट एजम्पशन होता है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ऐसे बोलो कि हमेशा माना जाता है कि हमारा बिजनेस 12 मंथ से ज्यादा चलेगा. इट इज अ स्टैंडर्ड एजम्पशन कि माय बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स. ओके, it is a standard assumption. It is expected that business will continue for more than 12 months from the end of the year, which is a standard assumption, right? Business is said to be going concern. Going concern. And therefore, we classify assets and liabilities into current and non-current. Really good question. I like the question. Thoughtful question है. उससे मैं एक concept और आगे चला गया. Current and non-current. करंट है ना, अगर बिजनेस 12 मंथ से ज्यादा चलने वाला तो ये बाइफर्केशन रहेगा ना कि विच आर करंट एंड विच आर नॉट करंट. नेक्स्ट, ठीक है, लेट्स सी आगे. सो ध्यान देना. सो ये जो कंसेप्ट लिख के दी ना, गोइंग कंसर्न, if your business is gonna continue for more than 12 months, it will be said to be going concern. चलो देखते हैं. आपके यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा था, जो मैं एक्चुअली लास्ट चैप्टर के साथ लेता हूँ, इधर होगा गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न, it is a basic assumption, standard assumption that business is a going concern. हम हमेशा मानते हैं कि बिजनेस 12 मंथ से ज्यादा ही चलेगा. अकाउंटिंग करते टाइम, क्लासिफिकेशन करते टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हम हमेशा मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न है. दैट इज स्टैंडर्ड assumption and will continue
its operations in the future. मतलब it will continue for more than 12 months. आगे, going concern concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, right, accrued and unearned incomes. Next, वो जाने दो, फॉर एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा है, वो बाकी चीजें नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो वी विल डिवाइड आवर एसेट्स इनटू करंट एंड नॉन करंट, वी विल डिवाइड आवर लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट. फिर डेप्रिसिएशन वगैरह क्या है वो नॉन करंट एसेट्स पे आता है, वो बाद में आऊंगा, बट पहले ये समझ लेना कि गोइंग कंसर्न इज अ बेसिक एजम्पशन. हम हमेशा मान के चलते हैं, हम हमेशा मान के चलते हैं कि बिजनेस इज गोइंग कंसर्न. लेट मी शो यू सम एग्जांपल. Yeah, I was talking about this. RBI rejects lenders plea to put Reliance Home Finance, Reliance Commercials under NCLT resolution, National Company Law Tribunal. मतलब Reliance Communication, Reliance Home Finance and Reliance Commercials have taken loans from banks. उन्होंने बैंक से पैसे लिए and they are not repaying it. तो ये लोग जिन्होंने लोन दिया ना, वो आरबीआई को बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक को, ये बैंक्स ने लोन दिए होंगे, वो आरबीआई को बोल रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मेन बैंक है उसको बोल रहे आप इन पे एक्शन ले लो, कोर्ट में लेके आओ, जो ट्रिब्यूनल, राइट, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट में लेके आ जाओ इनको, ये पैसे नहीं पे कर रहे हमारे. आरबीआई सेड नो, वी विल नॉट टेक एक्शन. एंड ऑन दिस लाइक मेनी थॉटफुल पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस एक्शन ऑफ द आरबीआई, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था. राइट, देखो, satisfied with the progress in the resolution of the Reliance Home Finance and Reliance Commercial Finance outside the insolvency laws, right, the Reserve Bank is understood to have rejected the proposal to refer the two companies to the NCLT, National Company Law Tribunal. The RBI is of the view that there has been significant progress made by the resolution of these two companies. उन्होंने उनके मीटिंग्स में कुछ डिसाइड किया होगा, and on that basis RBI says कि it is progressing. Then with good investors response as well as there is no need to transfer these cases to the tribunal. एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र में अपोजिशन बोल रही है सीबीआई को सुशांत के केस दे दो, राइट, वैसे ही जो जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू, राइट. देन ये दो कंपनीज के आप ट्रिब्यूनल में लेके जाओ तो उस पर ठीक से हियरिंग होगी. आरबीआई सेज नो, वी विल नॉट ट्रांसफर. आगे, ठीक है. Investor response as well as there is no need to transfer these two cases to NCLT for resolution, said the person familiar with the development. Bank of Baroda, which is a lead bank in the consortium of 20 lenders. देखो क्या होता है, Reliance Finance is a big company, तो उनको पैसे भी ज्यादा चाहिए, तो अकेली एक बैंक थोड़ी पैसे दे पाएगी इतना पूरा, एक बैंक नहीं देगी, तो ये क्या करते हैं, सब बैंक साथ में आते हैं और पैसे देते हैं. एक बैंक नहीं देगी उनको लोन, many banks will come together and they will lend, because एक की कैपेसिटी में भी नहीं बैठता, इतने बड़े वो लोन्स लेते हैं, अकेली बैंक भी नहीं दे सकती. सो ऐसे 20 बैंक साथ में आके उन्होंने लोन दिया है, 20 बैंक्स नहीं, और उसमें से मेन जो बैंक है जिन्होंने लीड किया उसको बोलते कंसोर्टियम. कंसोर्टियम इज कमिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ द बैंक्स, ग्रुप को बोला जाएगा कंसोर्टियम. 20 बैंक्स केम टुगेदर एंड दे लेंड मनी टू द रिलायंस कैपिटल. समझ में आ रहा है? एंड उनको लीड कर रहे थे बैंक ऑफ, मतलब मेजर लोन किसने दिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा which is lead bank in the consortium of 20 lenders had written to the RBI in the May seeking resolution of Reliance, right, Reliance Home Finance and Reliance Commercial Finance. वो शॉर्टकट उन्होंने यूज किए.
राइट, एब्रिविएशन यूज किए, किधर है वो, हाँ ठीक है। थ्रू एनसीएलटी अंडर सेक्शन 227 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर कोई कंपनी या कोई एंटिटी, कोई बिजनेस इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है तो इस लॉ के अंडर उनको आपको प्रोसिक्यूट करना होता है, उसके अंडर आपको उनको लाना पड़ता है। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ, मोदी गवर्नमेंट हैज वर्क ऑन दिस लॉ वेरी वेल, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया इस लॉ पे, आई अप्रिशिएट दैट। इस लॉ पे उन्होंने सच्ची में बहुत, कांग्रेस से ये लॉ उन्होंने जो बहुत अच्छे से उसमें चेंजेस किए थे, रियली गुड। नहीं, आगे आगे पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, द सेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज क्या लिखा है देखो, दिस दैट 227 सेक्शन empowers the RBI to refer the financial service provider or a non-banking finance company with a asset size of 500 crores or more, जिनके assets 500 crores से ज्यादा है, उनके केस में ऐसे organizations को they can bring right to NCLT for resolution। तो NCLT will decide आगे क्या करना है। Separately, the lenders of the two companies led by Bank of Baroda had sought bids for resolution plan for the two companies। राइट, वो क्या बोल रहे हैं बैंक्स कि हमारे पैसे देने रहे तो हम उनकी एसेट लिलाव करेंगे। आपने एक दो मूवी देखी होंगी, ओम जय जगदीश वगैरह, ऐसे कोई हिंदी में मूवी देखी होगी कि उसमें उनके घर का लिलाव होता है बिकॉज दे आर नॉट इन पोजिशन टू पे द लोन। वो जो भाई वगैरह दिखाए, आपने मूवी देखी होगी, आई डोंट नो, उन्होंने घर लिया होता है एंड दे कैन नॉट पे द लोन, तो इसलिए उनका घर लिलाव ऑक्शन में आता है, बिड्स पे। तो जो ज्यादा पे करेगा बैंकर्स उसको ऑक्शन करेंगे, बिकॉज वो पे नहीं करें, बैंक विल टेक द पोजीशन ऑफ द होम, उसको ऑक्शन करेंगे एंड उस ऑक्शन से उनका लोन ले लेंगे, राइट, उनको पैसे मिलने से मतलब है। तो वही बोल रहे कि इनके जो असेट्स है हम ऑक्शन पे लेके आते हैं, ऐसे बैंक्स बोल रही है। आगे पढ़ो, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आई एम ट्राइंग टू टेल यू, right, had sought a bids for resolution plans for the these companies, two companies. As many as 13 investors had submitted expression of the interest for the Reliance Commercial Finance, including JM Financial, Edelweiss, right, UGRO Capital. देखो, there were people to buy the business of Reliance Capital. There were 13, कितना लिखा है उन्होंने, 13 investors who are ready to buy their business, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी जो 19 बैंक है, टोटल 20 ना, उन्होंने बोला इनका बिजनेस सेल करेंगे। एंड देयर आर 13 इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू बाय देयर बिजनेस, ठीक है। आगे सो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द बिड्स फॉर द रिलायंस होम फाइनेंस इज September 15। right, the rejection by the RBI to refer the two companies to NCLT comes soon, right after Delhi High Court had on August 18 stayed a move by the Bank of Baroda and consortium of the lenders to classify these accounts as a fraud। ये बैंक्स बोल रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉड है, ठीक है। आगे, it also restrained them from taking any other coercive action until the next hearing। coercive action means वो बोल रहे हैं ना कि हम उन पे एक्शन लेंगे, बैंक बोल रहे हैं हम उनके एक्शन लेंगे, हम उनके असेट्स लेंगे, हम उसको बिड करेंगे, वो नहीं कर सकते। Reliance Commercial Finance, which is now rebranded as Reliance Money, is 100% subsidiary of Reliance Capital, जो मैं बोल रहा था Reliance Capital, right? मतलब owner is Reliance Capital and offers small and medium enterprises loans। वो खुद Reliance Capital लोगों को लोन देता है and they also take loan from the main banks like Bank of Baroda वगैरह, ठीक है। लोन्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी इंफ्रा वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब। तो ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। So, and many people are criticizing this move of the RBI. They are saying RBI is not doing like their duty। अगर रिलायंस के सिवा कोई दूसरा होता तो RBI would have asked them and to go to the NCLT, but just because it is belongs to Ambani's, the family of the Ambani's, right? मुकेश and अनिल, मुकेश अंबानी अलग, अनिल अंबानी अलग, try to understand, ठीक है ये, राइट। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो इस दिस रेजेस द क्वेश्चन कि आरबीआई सच्चे में ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। सो आगे
एक सेकंड, ऑडिटर का क्या मानना है इसमें देखते हैं। ये जो अनिल अंबानी ना, ही इज इन प्रॉब्लम, मुकेश अंबानी नहीं, मोटा भाई नहीं, ही इज इन प्रॉब्लम, अनिल अंबानी। सो लेट मी चेक, इधर इन्वेस्टर्स बोल के रहता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, लेट मी चेक यू। I don't want quarterly results. Hmm, कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, ठीक है। They are going quarter wise actually. I don't need quarter wise. Let me check for you. देखो यहाँ पे आपके जस्ट अभी ओपन हुआ है इसलिए। देखो उन्होंने कैसे दिखाया है, लाइबिलिटीज को क्या दिखाया है, नॉन हेडिंग देखो, 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड 3 करंट लाइबिलिटीज। देखो असेट को कैसे दिखाया, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। सो ऐसे आपको बाइफरकेट करके दिखाना पड़ता है। नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। अच्छा, वहां पे नहीं दिखाया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये होता है समझना। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो गोइंग कंसर्न मतलब वो बिजनेस जो 12 मंथ से ज्यादा चलेगा उसको बोल जाता है गोइंग कंसर्न, एंड जो नहीं चलेगा इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। बट हम हमेशा मानते हैं जब भी अकाउंटिंग करेंगे हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है। आगे, सो देन, सो लाइबिलिटी समझ में आ गए। असेट्स को हमने डिवाइड किया करंट नॉन करंट, लाइबिलिटीज को डिवाइड किया करंट नॉन करंट। लाइबिलिटीज का बाइफर्केशन अलग अलग तरीके से होता है, internal versus external, this is one bifurcation, and second bifurcation is current and non-current. The liability which is to be paid after 12 months is non-current, and which is to be paid within 12 months is current liability. ठीक है, आगे, ठीक है। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टर्म इज इनकम्स। इनकम्स लिख लेना, इनकम्स, दे आर source of revenue. They are recurring in the nature. Recurring मतलब अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रिकरिंग। चार चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, व्हाट डू यू मीन बाय असेट, सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, आई डोंट नो डेफिनेशन, मैं खुद बोलता हूं। डेफिनेशन से वास्ता नहीं, हमें हमें समझ में आना चाहिए वो उसका मतलब क्या है। नो वन विल यू आस्क डेफिनेशन इन द फ्यूचर, मे बी आपके 11 के फर्स्ट टर्म में पूछेंगे, उसके बाद नो वन विल आस्क यू डेफिनेशन। कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस असेट मतलब क्या, लायबिलिटी मतलब क्या, इनकम मतलब क्या और एक्सपेंस मतलब क्या। दे आर रिकरिंग इन द नेचर। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स is income. Sale of services, Airtel sell services, it is their income. Sale of services.
ठीक है, एग्जाम्पल, राइट, सेल ऑफ गुड्स फॉर फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, दे सेल द गुड्स, ये उनकी इनकम है. नाइकी, दे सेल द जीन्स, दे सेल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह. आई डोंट नो, नाइकी जनरली स्पोर्ट्स में जनरली ज्यादा है, शूज वगैरह सेल करते हैं. इट इज देयर इनकम, राइट. अनदर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स में हम ये ले सकते हैं, विजय सेल्स, दे सेल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गुड्स आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर देम, विजय सेल्स. ठीक है, एग्जांपल, टी सेलर एक्सेट्रा, दे सेल द गुड्स. आपके घर के बाजू में जो किराना दुकान वाला है, ही सेल्स किराना, इट इज गुड्स फॉर हिम, तो ही अर्न्स, वो आपको सेल करता है, आप उसको कैश देते हो, सो उस इट इज हिज इनकम, और वो इट इज रिकरिंग इन द नेचर, वो हमेशा करता है, वही बिजनेस है उसका. सेल ऑफ सर्विसेज, एग्जांपल फॉर फॉर एयरटेल, for Ekatvam camp, we sell the services, we don't sell the goods, we provide the services, and that is our source of income. Ekatvam camp. Then your schools, colleges, right? Then airport, एयरपोर्ट की जगह हम लेते हैं सपोज इंडिगो, राइट, आइनॉक्स, इमेजिका, आप और क्या एग्जांपल दे सकता हूं सर्विसेज में जो आपको पता होगी, बसेस लाइक पीएमटी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बसेस, राइट, दे गिव द सर्विसेस. ओला, वो आपको कार नहीं सेल करते, वो आपको सर्विसेज देते हैं. ओला, उबेर, राइट. इसमें बुक डेपो, दे सेल द बुक्स, they sell the books, it is their income. ठीक है, then mobile shopee, they sell the mobiles, या लैपटॉप शॉपी, they sell the laptops, it is their source of income, it is recurring in the nature, वही तो उनका बिजनेस है भाई. सिटी कॉर्पोरेशन, एमिनोरा, they sell the flats, they construct the flat and they sell the flat. City corporation, that is Eminora. Then Maruti Udyog Limited, right? Then Maruti Udyog Limited, they manufacture vehicles, they sell the vehicles. उनका नेक्सा, they purchase the vehicles, they sell the vehicles. Sell the vehicles is sale of goods for them. हम उसको vehicle बोलते हैं, but they don't call it a vehicle. Accountant calls them as a goods. मैंने पहले ही समझा what do you mean by goods. So purchase sale जो करते हो ना, that is the thing. आगे यहाँ पे आप hotels ले सकते हो, ट्रीविगो, वहां पे आप होटल सर्च करते हो, दे आर गिविंग सर्विसेज. फेसबुक एड्स, पता है ना फेसबुक पे लोग ऐड करते हैं, फेसबुक रिसीव्स मनी, लोग वहां पे ऐड करते हैं, इसका पैसा फेसबुक को मिलता है. फेसबुक एड्स. देन मैं और बोल सकता हूं आपको, नहीं, पार्किंग, पीएमसी पार्किंग, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्किंग. देखो कैंप में आपको पता होगा बहुत जगह पे पे एंड पार्क है,
दे आर नॉट सेलिंग द स्पेस, वो स्पेस नहीं सेल कर रहे, हम वहां पे उनके जगह पे गाड़ी लगा रहे हैं, उसके लिए वो हमसे 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज वन ऑफ द बिग सोर्स भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन सो आपको समझ में आएगा, ये धंधा जो होता है ना उससे इनकम मिलती है, धंधा मतलब बिजनेस, राइट? सो बिजनेस करोगे तो पैसे कमाओगे, दैट इज ए इनकम, इनकम नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा. Like during 3 to 4 months, there were many businesses which got closed down because of lockdown, because they couldn't generate the revenue, right? Sale income को दूसरा word is revenue. The other appropriate word is a revenue. Very very important. Revenue. I can show you. बैंक के लिए क्या रेवेन्यू रहेगा? बैंक वाले, एग्जांपल बैंक या आप आइनॉक्स में गए, ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल एग्जाम, आप आइनॉक्स में गए, कभी तो लाइफ में एक बार तो थिएटर में गए होंगे, ठीक है? अब उनके लिए इनकम क्या रहेगा, ध्यान देना. ऑनलाइन शॉपिंग, देखो देयर आर सम बिजनेसेस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज एज लाइक Amazon, दे डू नॉट सेल द गुड्स, दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, दे प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू द सेलर्स. ऐसे सेलर जी आप भी Amazon पे सेल कर सकते हो ना, कर सकते हो, आपको उनके साथ रजिस्टर करना है. Amazon does not sell, Amazon gives the services to buyers as well as sellers. कि एक मार्केट बनाया Amazon ने, जैसे आपके गांव में एक प्लेस रहेगी, वहां पे बायर्स भी आएंगे, वहां पे सेलर्स भी आएंगे, और ट्रांजैक्शन होगी. वो जो प्लेस है मार्केट प्लेस, Amazon इज अ मार्केट प्लेस, Amazon इज नॉट ए सेलर, Amazon सेलर नहीं है, Amazon is a marketplace. वहां पे sellers register themselves, buyers register themselves, and they meet there online. They provide the services. Generally, Amazon, generally बोलो, does not charge to the buyers. मतलब वो रजिस्टर होने के लिए बायर से चार्जेस नहीं लेते, सेलर से लेते. समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोल सकते हो आप. लाइक एग्जांपल, Amazon is a partner of the OnePlus. OnePlus कितना सेल होता है, you also know. कभी आपने उनका स्टोर देखा? अभी पुणे में स्टोर स्टार्ट हुआ है, एग्जांपल, इट इज ऑन द जेम रोड, जंगली महाराज रोड पे स्टार्ट हुआ है. एक अपने आई थिंक अमीनोरा या उधर एक मॉल है, देखो अमीनोरा के सामने, कौन सा मॉल है अमीनोरा के सामने, आई फॉरगॉट द नेम. अमीनोरा के सामने सीजन्स, हाँ, दोनों में से एक में कहाँ पे तो है उनका, वो पहले से हो, बट वो सर्विस सेंटर है, दोनों में से एक में वन प्लस का है, ठीक है? सो यस, फिनिक्स, अच्छा फिनिक्स में क्या, आई डिडंट नो किधर है, बट एक मॉल में, इतना ही मुझे पता है. दे आर द ऑथेंटिकेटेड पार्टनर, उनके थ्रू सेल करते हैं वो लोग. सो एक्चुअली सेल कौन करता है? वन प्लस. किसके थ्रू कर रहा है? राइट, Amazon प्लेटफॉर्म के थ्रू. Amazon उनको चार्जेस लगाती है, वो सेल करने के लिए वो चार्जेस लगाती है, लाइक एजेंट है वो, ऐसे बोलो, ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, अभी हम ये देख रहे थे रिलायंस का. देखो इनकम, फर्स्ट लाइन पढ़ो, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेशन मतलब, अब ये रिलायंस का काम क्या है? ये रिलायंस कैपिटल है, दे गिव द लोन्स. आई डोंट नो यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स दी है नहीं दी है, दे आर नॉट प्रोवाइडेड डिटेल्स, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ध्यान देना, अब मैं आपको आइनॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, उनके लिए इनकम क्या क्या हो सकती है, ध्यान देना, बहुत अच्छा एग्जांपल है. आइनॉक्स में गए आप, उनके लिए इनकम क्या होगी? पहले आप अंदर गए, सबसे पहले आपको पार्किंग देनी पड़ती है, फ्री में पार्क नहीं करने देते, तो अपने 10 15 20 रुपए, पार्किंग 20 ही नहीं है, 50 60 रुपए रहेगी, 3 4 घंटे की 50 60 रुपए रहेगी एक बंदे का. कितने गाड़ी आती होगी? आप भी बोलोगे सो लॉकडाउन में कुछ नहीं, लॉकडाउन नहीं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, लॉकडाउन हमेशा नहीं रहने वाला, कोरोना हमेशा नहीं रहने वाला, सिचुएशन इंप्रूव होगी, भले आज हम नेगेटिव जीडीपी में, पॉजिटिव हो जाएगा. इट इज एक्सपेक्टेड इंडियन इकोनॉमी विल फेस वी शेप्ड ग्रोथ, वी शेप्ड ग्रोथ. मतलब अभी हम यहाँ पे,
अब फिर इंक्रीज होगा। वी शेप्ड ग्रोथ, ये याद रखना, वी शेप्ड ग्रोथ मतलब लाइक दिस, इंडियन इकोनॉमी विल फेस वी शेप्ड ग्रोथ एज पर द ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जो बड़े इकोनॉमिस्ट वो बोल रहे हैं। तो अभी हम नीचे एकदम बॉटम में, तो इसके आगे हमारे अच्छे दिन है, डोंट वरी एट ऑल। नहीं तो आपको लगेगा खत्म हो गया सब, नहीं, आगे इंडियन इकोनॉमी ऑब्वियसली हैज ए ग्रेट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। देन हाँ, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप वहां पे गए, दिन में 1000 गाड़ी तो लगती होगी, 1000 बहुत हो गए सर, 500 लेके चलते। एक गाड़ी के पीछे टू व्हीलर का अलग होता है, टू व्हीलर का 20 रुपीज, 500 टू व्हीलर एंड 100 फोर व्हीलर। फोर व्हीलर का सपोज आई डोंट नो, राइट, 50 रुपीज, 10,000। उनका मिनिमम डेली इनकम 15,000 है पार्किंग से। मैक्सिमम लोगों की सैलरी होती है मंथली, एक दिन का 15,000, मैंने बहुत कम लिया है, एक्चुअल में देखोगे तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, अंदर गए, पार्किंग लगाई, दे अर्न द इनकम फ्रॉम यू। आप गए, टिकट निकाला, सेल ऑफ टिकट 300 400 का आपने टिकट निकाला, इट इज देयर इनकम। सेल फर्स्ट पार्किंग चार्जेस इज देयर इनकम, सेल ऑफ टिकट इज इनकम। आप ऊपर जाते हो, वहां पे आप पॉपकॉर्न वगैरह लेते हो, राइट, लेते हो ना, राइट। तो पॉपकॉर्न वगैरह आपने वहां पे 200-300 रुपए डाले, इट इज देयर इनकम। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ तो लोगे। वहां पे छोटे मोटे स्टॉल्स भी होते, छोटे मोटे स्टॉल्स भी होते, बहुत जगह पे होते, खाने के सिवा भी, पर्स वगैरह ऐसे जो जनरली हम परचेस करते उठाते, ऐसे आपने 100-200 रुपीज का डाला, एक बंदे से उन्होंने कम 1000 रुपीज निकाला, सपोज 500 रुपए तो निकाला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर मेकिंग द मनी। उसके सिवा जो, राइट, उधर एड लगती है मूवीज के, देखिए ना, उनके होर्डिंग लगते हैं उनके प्रीमाइसेस में, देखा है आपने? वो क्या फ्री में लगाते हैं क्या? वो उन कंपनीज से जो जिसने मूवी निकाले उसको चार्जेस लगाते होंगे कि हम तेरे लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हमें पे कर, यस, उसके चार्जेस। सोचो, लोग वो पानी भी फ्री में नहीं देते, वो पानी परचेस करना होता है बहुत सारे होटल्स में। सो मैं वो बोल रहा हूँ, दैट इज देयर सोर्स। अब कॉलेज की इनकम देखो, अब कॉलेज में गए, पार्किंग में गाड़ी लगाई, चार्जेबल होती है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में चार्जेबल पार्किंग है, 5 रुपए तो है। उसके बाद अब अंदर गए, राइट, आपने ट्यूशन फीस पेड की उनको, एक ही बार पे करनी होती है ट्यूशन फीस। फिर जैसे एग्जाम्स आती है, टर्म एग्जाम्स एंड लास्ट एग्जाम्स, उसके भी फॉर्म भरने के लिए आपको पैसे देने होते हैं, यस। उसके बाद मैक्सिमम स्कूल्स तो आपको बुक्स वहां से प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म वहां से, स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में इतना नहीं रहता, राइट, यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो भी वो परचेस करके आपको सेल करते हैं। डू यू थिंक वो कट कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करते होंगे? नहीं, 10-1 रुपए तो प्रॉफिट कमाते होंगे ना, तो वहां पे भी उनका इनकम है ना। देन उसके बाद नोटबुक्स, ड्रेस, शूज, ये सब चीजें वो प्रोवाइड करते हैं, उनसे ही लेना होता है, दूसरी जगह से नहीं। आगे नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो बिजनेस कैसे करे लोग। टर्म फीस, एग्जाम फीस, उसकी फीस अलग रहेगी। उसके बाद दे कैरी मेनी कोर्सेस अदर देन योर नॉर्मल कोर्सेस, उसके भी वो आपसे फीस लेते हैं, एबैकस वगैरह वगैरह, उसके फीस आपसे लेते हैं। बियॉन्ड दैट कैंटीन वगैरह वहां पे भी आप पैसे खर्च करते हो, यस। उनका ट्रांसपोर्टेशन रहता है, बसेस लेके आना जाना, उस पर भी वो कमाते हैं। सोचो, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक बिजनेस है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो दिस इज देयर इनकम। अगर इनकम नहीं होती तो बिजनेस करते वो? डू यू थिंक आप भी करते क्या उनके जगह? नहीं। सो सेल ऑफ सर्विसेज आगे लिख लेना, ठीक है, 5-10 मिनट एंड देन वी आर डन। सो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, रेंट इनकम, रेंटल इनकम। पुणे में कितने सारे पीजी है, पेइंग गेस्ट कंसेप्ट, हॉस्टल कंसेप्ट। हाँ, कॉलेज का हॉस्टल भूल गए हम, स्कूल का हॉस्टल होता है वो। हॉस्टल की फीस सुनोगे तो पागल हो जाओगे, 80-90,000 ईयरली फीस है हॉस्टल की। बीएमसीसी हॉस्टल गर्ल्स की फीस 85,000 है ईयरली। कितने मंथ्स रहते हो आप? 10 मंथ।
10 मंथ की 85,000। मेस अलग, मेस अलग, आई डोंट नो उसमें मेस है या नहीं है, आई डाउट इट इज डिफरेंट। सो स्कूल की मेस है वहां पे, स्कूल का हॉस्टल है वहां पे पैसे। सोचो, स्कूल का प्लेग्राउंड होता है, वो क्लब्स को देते हैं रेंट पे, वहां पे मैचेस होते हैं, उसका रेंट वो लगाते हैं, रेंटल इनकम। स्कूल के इसमें एटीएम बॉक्स होता है, एटीएम के लिए जगह होती है। स्कूल के प्रीमाइसेस में बैंक होती है, उससे वो रेंट लेते हैं। सोचो, एटीएम जो रहता है ना, उससे रेंट लेते हैं, फ्री में नहीं है। सिंहगढ़ जाओ, सिंहगढ़ ऊपर आपको दिखेगा कि क्या कॉलेज के प्रीमाइसेस में क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर मॉल, छोटे छोटे मॉल से, उधर शॉपिंग सेंटर्स है, उनसे रेंट लेते हैं वो, बिकॉज वहां पे इतने बच्चे आते हैं, वहां पे हॉस्टल है, बच्चे नीचे किधर आएंगे, ऊपर ही सब, दे चार्ज रेंट। कितना पैसा कमाते होंगे। सो रेंटल इनकम। स्कूल का ऑडिटोरियम रहता है, बहुत संडे वगैरह सैटरडे बहुत सारे आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल होता है ऑन द रेंटल बेसिस। स्कूल अर्न्स रेंट ऑन दैट। एग्जामिनेशंस होते हैं, सीए के एग्जामिनेशंस, एमबीए के एग्जामिनेशंस, राइट, यूपीएससी के एग्जामिनेशन स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। क्या स्कूल कॉलेजेस फ्री में देते हैं क्या? वो दे चार्ज रेंट, वो रेंट लेते हैं उनसे, इंस्टीट्यूट से। दैट इज आल्सो देयर इनकम। सोचो अब। सो रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम। जो स्कूल के पास पैसे है, स्कूल फिक्स डिपॉजिट वगैरह इन्वेस्ट करके रखेगा, एफडी वगैरह करके रखेगा, उसका इंटरेस्ट पे वो कमाते हैं, राइट। सो यू may earn income through rentals or you may earn interest through interest. Interest income is also dividend income. मतलब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस के शेयर्स में पैसा डाला है, मुकेश अनिल अंबानी में नहीं डालना है, मुकेश अंबानी वाले उसमें अपने पैसे डाले हैं, और वो पैसा ग्रो हो रहा है, उस पे आपको इंटरेस्ट, रिलायंस वाले आपको डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं? डिविडेंड। वो डिविडेंड इज योर इनकम। इनकम किसी को देनी नहीं होती, वो आपकी होती है, और उस पर इनकम टैक्स पे करना होता है। समझा? उस पर इनकम टैक्स पे करना होता है। किस रिटर्न नहीं करनी होती है, लायबिलिटी रिटर्न करनी होती है। इनकम आपकी रहती है, लायबिलिटी में भी पैसे मिलते हैं, इनकम में भी पैसे मिलते हैं, बट लायबिलिटी में वो इंटरेस्ट के साथ चुकाने होते हैं। समझ में आ रहा है? इनकम आपकी, कोई आपसे छीन नहीं सकता। देन सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार। आपके मम्मी वगैरह घर में रद्दी संभाल के रखती है, बाद में वो 10 20 40 50 रुपए में सेल करती है ना, इट इज हर अदर इनकम। पापा से तो लेती हो, और ये भी रहता है, सेल ऑफ स्क्रैप। These generally are called as other incomes. इनको हम अदर इनकम्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट गवर्न द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हम, अब बच्चे लोग उनके इधर रजिस्टर करते हैं, तो दे हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सब बच्चे जो भी फीस होती है वो पे करती है। इट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम। यस, जो हम मेंबर्स है, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमें भी मेंबरशिप फीस एवरी ईयर पे करनी होती है, 2000 3000 टू बी ए मेंबर। तो उस, दैट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम। दे सेल द जर्नल्स, उनके बहुत अच्छे जर्नल्स आते हैं पढ़ने के लिए, सीएस स्टूडेंट के लिए, सीएस के लिए, इवन जो सीएस नहीं है बट नॉलेज के लिए बहुत लोग परचेस करते हैं जर्नल्स, राइट। मैगजीन्स आते हैं उनके, फिल्म फेयर जैसे नहीं, कुछ उसमें कंटेंट रहता है जो दिमाग को इनलाइटन करेगा आपके। 100 रुपीज 200 रुपीज एक जर्नल रहता है, पीपल परचेस इट। Try to understand. They conduct various conferences for students, for the chartered accountants. Conferences रखते हैं, you have to pay for that conference, 100 to 100 rupees fees रहेगी उसकी, right? They conduct across the India, उससे उनको पैसे मिलते हैं। Try to understand. Examination fees, they conduct examination twice a year, foundation, inter, final। बच्चों को उस एग्जाम के लिए इनरोल करना होता है, सो बच्चे वो फीस पे करते हैं। इट इज इनकम ऑफ द होम स्कूल, आईसीआई।
दे अंडर योर सीए कोर्स यू हैव टू अंडरगो टू द ट्रेनिंग. एक कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है और एक कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है. दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट. उसकी कुछ तो 4,000 फीस है. दो दो होते हैं ऐसे कोर्स से, 4-4 5-5 रहेगी. इट इज देयर इनकम. देयर इनकम, उनके पास जितने पैसे, मैक्सिमम पैसे वो एफडी में डाल चुके हैं. उस एफडी पे उनको इंटरेस्ट मिलता है इन लैक्स इन क्रोर्स. इतना पैसा है. दैट इज देयर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम. सो दैट इज द इनकम. उससे वो खर्चे करते हैं बाकी. तो ये है इनकम. ठीक है, अब यहाँ पे आकर रुके. व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी आई विल बी टेकिंग टुमारो. आई विल कंफर्म विद मैम. मैं कल मैं ही ले लूंगा. ठीक है. सो अगर मैं लेता हूं तो कल आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस एंड आई विल शो यू द मैचिंग बिटवीन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. ठीक है. थैंक यू.